According to Charles' law, volume of a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. When pressure is constant as well as amount of gas is constant. जब किसी गैस की मात्रा नियत होती है तो निश्चित दाब पर उसका जो आयतन है वो परम ताप के समानुपाती होता है, V समानुपाती T, जहां पर T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। जहां पर T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर या परम ताप जिसको बोला जाता है, जिसको आप केल्विन ताप बोलते हो। हेलो फ्रेंड्स, बोयस लॉ के बाद अब बारी है चार्ल्स लॉ की। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ पर्टिकुलर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन नियत दाब पर उसके परम ताप के समानुपाती होता है, जहां पर T आपको परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, यानी कि केल्विन टेम्परेचर आपको लेना है। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो आता है V इज इक्वल टू KT। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो आता है V इज इक्वल टू KT, या यूं कहूं V बाई T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। तो ये सब एक्सप्रेशन चार्ल्स लॉ के एक्सप्रेशन है। इसे नंबर 1 डाल दीजिए, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। याद रखिएगा, चार्ल्स लॉ भी एप्लीकेबल तभी होगा जब गैस की अमाउंट और प्रेशर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। आइए हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स की। अगर मुझसे पूछा जाए वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में कर्व प्लॉट करिए, तो क्योंकि V और T एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये कर्व किस तरह से आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब दो वैल्यूज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है, तो उनके बीच में जो वक्र आता है वो स्टार्टिंग से स्ट्रेट लाइन आता है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। अगर मुझसे पूछेगा ये कर्व कौन सा था बच्चों? V वर्सेस T कर्व था। अगर मुझसे पूछा जाएगा V बाई T वर्सेस T, अगर V बाई T और T के बीच कर्व पूछा जाएगा, हमें पता है V बाई T की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो जब भी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के अगेंस्ट कर्व प्लॉट किया जाता है तो आता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताप का मान कितना भी बढ़ा दो, V बाई T का मान बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इसके अलावा मुझसे पूछा जा सकता है कर्व बिटवीन log V एंड log T। हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू KT रहता है, तो log V इज इक्वल टू log ऑफ KT। log A इंटू V क्या होता है? log A प्लस log V। तो आप लोग देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू C प्लस mx। y एक्सिस पे log V है और x एक्सिस पे log T है, तो इस तरह के कर्व आते हैं पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप वाले कर्व। इसका जो इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है, वो तो log K के बराबर है। ये रहा, ये इसका y एक्सिस का वेरिएबल है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट या अंतःखंड। log T वेरिएबल है यानी कि x है, तो साफ पता लग रहा है इसमें m या स्लोप की वैल्यू कितनी बेटे? 1 है। तो आपके सामने ये रहा पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इसका जो स्लोप है वो 1 है, 10 45 1। तो ये इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप वाला कर्व। आपसे दो अलग अलग V और T के कर्व से
उनके रिलेटेड प्रेशर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। ऐसे कर्व्स जितने भी चार्ल्स लॉ के अंदर कर्व्स बनते हैं वो सब के सब बेटे आइसोबार्स कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी कर्व्स में प्रेशर क्या रखना होता है, कांस्टेंट। मान लीजिए आपको दो अलग अलग आइसोबार्स दे रखे हैं, ये दो अलग अलग आइसोबार्स दिए हुए हैं बच्चों, ये P1 प्रेशर पे दिया हुआ है, ये P2 प्रेशर पे दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि P1 और P2 प्रेशर को कंपेयर करो, तो बिल्कुल वैसा ही तरीका जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आप किसी भी एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। मान लीजिए मैंने T एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींची, तो उसने P1 वाले कर्व को तो यहां कट किया और P2 वाले कर्व को यहां कट किया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 मान लीजिए और P2 के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 मान लीजिए। अब आप मुझे बताइए, इस लाइन के अलोंग वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हम लोग जानते हैं प्रेशर प्रोपोर्शनल टू T होता है, और T2 की वैल्यू साफ दिखाई दे रही है एक्स एक्सिस पर, T1 की वैल्यू से बड़ी है। इसका मतलब T2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो P2 है वो भी बड़ा रहेगा, किसके कंपैरेटिवली, P1 के कंपैरेटिवली। तो इस तरह से दो अलग अलग आइसोबार्स पर हम उनके प्रेशर्स को बड़े आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के कर्व्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कर्व में आ रहा है दिमाग में मेरे, सपोज मुझसे कर्व पूछा जाता है, सपोज मुझसे पूछा जाता है VT वर्सेस T²। कई बार ऐसे ऊटपटांग के कर्व भी पूछते हैं। आप कहेंगे सर VT कौन सा वेरिएबल है, V/T होता है वेरिएबल, तो वेरिएबल तो कुछ भी बना सकता है वो। हम पता है, हम जानते हैं V/T अगर कांस्टेंट है तो मैं काम करता हूं, दोनों साइड T² से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर सकता हूं। दोनों साइड मैंने T² से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा बन गया VT = KT²। तो ये T² के प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ VT, तो VT अगर T² के प्रोपोर्शनल होगा तो ये कर्व भी आपका कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इस तरह से चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी हम खूब सारे कर्व ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन और देख रहे हैं जो चार्ल्स का एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें टेम्परेचर को लिया है उन्होंने डिग्री सेल्सियस के अंदर। आइए देखते हैं। तो चार्ल्स लॉ का एक और एक्सप्रेशन, उस पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट कर्व एक पूछा जाता है, आइए हम उसकी बात करते हैं। चार्ल्स लॉ का एक और एक्सप्रेशन, जब टेम्परेचर आपको किसमें गिवन होगा, जब आपको टेम्परेचर गिवन होगा डिग्री सेंटीग्रेड में, तो क्या होगा, देखिए ये भी चार्ल्स लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन है। VT = V0 + V0T / 273। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है चार्ल्स लॉ का। इन सब के मीनिंग देख लीजिए। यह है वॉल्यूम ऑफ गैस at T degree centigrade। V0 is the volume of gas at 0 degree centigrade, and what is T? T is temperature, and first time it is given in degree centigrade। अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर पुट करता हूं तो इस एक्सप्रेशन से चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब यह है कि अगर T = 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो इस एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, V1 = V0 + V0 × 1 / 273। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का वॉल्यूम उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम से कितना ज्यादा होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम के 273 पार्ट इतना ज्यादा होता है। यानी कि हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का वॉल्यूम उसके 0 डिग्री के वॉल्यूम का 1/273 पार्ट इंक्रीज होता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं V2 2 डिग्री के ऊपर गैस का वॉल्यूम, V0 + V0 × 2 / 273। अगर मैं V2 में से V1 माइनस कर दूं, अगर मैं V2 में से V1 माइनस कर दूं तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा V0 / 273। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि हर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस का वॉल्यूम उसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वॉल्यूम का 1/273 पार्ट इंक्रीज होता है। तो V2 - V1 भी V0 / 273 आया। तो इसको भी हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मान के इसको याद रखेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन के थ्रू ग्राफ प्लॉट करता हूं, कर्व प्लॉट करता हूं, तो किस तरह से आता है, आइए देखते हैं।
अगर मैं इसके अलोंग कर्व प्लॉट करता हूं तो वो मेरा कर्व आता है इस तरह से। ये कर्व भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कर्व नंबर 6 कर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करना है आपने। इस कर्व में y एक्सिस पर आप लीजिए VT और x एक्सिस पे ले लीजिए आप T डिग्री सेंटीग्रेड। तो मेरी इक्वेशन क्या कह रही है, VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0T अपॉन 273। तो आप देख पा रहे हैं ये तो y एक्सिस पे बेटा C प्लस mx। तो इस तरह से आप कर्व को कंपेयर करा कीजिए जरूर। y एक्सिस पे क्या लेना है, VT ले लिया, VT y एक्सिस पे। x एक्सिस पे क्या लेना है, T, तो x एक्सिस पे T भी ले लिया मैंने। तो क्या V0 तो इंटरसेप्ट हुआ, तो इस कर्व का स्लोप कितना होगा, ये रहा बच्चों स्लोप। इस कर्व का स्लोप कितना होगा, V0 बाय 273। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप का जो कर्व आएगा वो बिल्कुल वैसा ही आएगा जो आपने बना रखा है। खेल लीजिए। अगर मैं इस कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, यानी कि इसको पीछे बढ़ाता हूं, तो ये जहां पर भी मिलेगा नेचुरल सी बात है वो टेम्परेचर माइनस में होगा, क्योंकि ये 0 डिग्री के आगे प्लस में है। तो अगर मैं इधर जाऊंगा तो टेम्परेचर किस में होगा, माइनस में। तो ये देखा गया प्रैक्टिकली कि ये जो टेम्परेचर आता है वो आता है बेटे -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इस कर्व से मैं दो बातें पता लगी कि डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर बढ़ाने से भी वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज होगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये पता लगी कि कितने टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम 0 लिया जाता है। तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दूं बैक साइड में, तो इस पॉइंट पर देख लीजिए V की वैल्यू 0 है। तो आपसे कोई पूछेगा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है थ्योरेटिकली, तो हम क्या बोलते हैं, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गैस का जो थ्योरेटिकली हम वॉल्यूम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। और इसी टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर भी कहा जाता है। आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या ऐड करते हैं, 273 ऐड करते हैं। तो इसमें अगर आप 273 ऐड करेंगे तो 0 केल्विन। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, 0 केल्विन टेम्परेचर बोलते हैं, जिस पर गैस का जो वॉल्यूम है वो टेंडिंग टू 0 हो जाता है। यहीं से एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की डेफिनेशन आई थी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें गैस का वॉल्यूम 0 लिया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है चार्ल्स लॉ का, और ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो चार्ल्स लॉ में और बोयल्स लॉ में फर्क ये है कि बोयल्स लॉ में कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर पर P और V का रिलेशनशिप निकाला जाता है, और चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट प्रेशर पर V और T का रिलेशनशिप निकाला जाता है। आइए अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ और बोयल्स लॉ को मिला के एक लॉ बनता है, उसे हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो जब भी बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ एक साथ एप्लीकेबल होते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है, उससे खूब न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अप्लाई करने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या है ये इक्वेशन ऑफ स्टेट और किन कंडीशंस में ये वैलिड होती है, आइए देखते हैं। तो हमारा थर्ड जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। बच्चों हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू 1/P एंड अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू T। अगर मैं बोयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की दोनों की कंडीशन मेंटेन कर दूं तो हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू T/P, या यूं कहूं PV प्रोपोर्शनल टू T। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा K, देन PV/T इज इक्वल टू K, और आई कैन राइट द प्रोडक्ट ऑफ PV अपॉन T ऑलवेज बिकम्स कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज, अमाउंट ऑफ गैस मस्ट बी कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ गैस मस्ट बी कांस्टेंट। अगर आप गैस को अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम से गुजार कर
किसी नई स्टेट में लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की जहां तक आप उसको लेके गए हो, दोनों ही स्टेट्स में उस गैस के PV/T का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बस उस गैस की अमाउंट कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। आजकल काफी क्वेश्चन इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन से वेरिएबल चेंज कर रहा है और कौन से वेरिएबल कांस्टेंट रखता है। मान लीजिए P भी चेंज कर दे, V भी चेंज कर दे, T भी चेंज कर दे, अगर वो तीनों भी चेंज कर देगा तब भी हमारे इक्वेशन ऑफ स्टेट के रिजल्ट्स हैं वो मैच करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट बात है। पहले हम गैस के लॉज के बारे में सीखते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना भी सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट के बाद बारी आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की, दैट इज गैलुसेक लॉ। तो गैसेस के बारे में 4th नंबर पॉइंट जो आपको सीखना है, दैट इज गैलुसेक लॉ। ये बिल्कुल चार्ल्स लॉ की तरह ही है। क्या कहा गैलुसेक ने? इन्होंने बोला कि व्हेन वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, then pressure of gas is also directly proportional to absolute temperature। कब? जब गैस का वॉल्यूम एंड अमाउंट कांस्टेंट हो, गैस का वॉल्यूम और अमाउंट कांस्टेंट हो, तो जो प्रेशर होता है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, या P = KT, या P/T = K, एंड फाइनली P1/T1 = P2/T2। इस लॉ को हम बोलते हैं गैलुसेक लॉ। यानी कि हमने बॉयस लॉ में P और V का रिलेशनशिप देखा, चार्ल्स लॉ में V और T का रिलेशनशिप देखा, और गैलुसेक लॉ में P और T का रिलेशनशिप देखा। इस तरह से हम तीनों लॉज को अप्लाई करके एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। क्या सीखा आपने? आपने सीखा बॉयस लॉ, आपने पहला सीखा बॉयस लॉ, फिर आपने सीखा चार्ल्स लॉ, मैं तीनों को कंपेयर कर रहा हूं, और फिर आपने देखा एक तरह से गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ क्या क्या वैल्यू आपने कांस्टेंट रखी, जरा उसकी बात करें। यहां आपने टेम्परेचर और अमाउंट यानी कि मोल्स कांस्टेंट रखे, यहां आपने प्रेशर और अमाउंट कांस्टेंट रखे, और यहां पर आपने वॉल्यूम और अमाउंट कांस्टेंट रखे। याद रखिएगा तीनों लॉज में गैस की अमाउंट आपको कांस्टेंट रखनी है। यानी कि अगर किसी न्यूमेरिकल में गैस की कुछ अमाउंट इफ्यूज आउट कर जाती है, बाहर निकल जाती है, या कुछ कंटेनर में नई गैस आपने एंटर करवा ली है, कुछ और मोल एंटर करवा लिए, इन दोनों सूरतों में ना बॉयस लॉ लगाना, ना चार्ल्स लॉ लगाना, ना गैलुसेक लॉ लगाना। तो तीनों के लिए जो इंपॉर्टेंट शर्त है वो है गैस के अमाउंट का कांस्टेंट होना, और जैसे अमाउंट कांस्टेंट हुई, बॉयस लॉ कह रहे हैं P = 1/V, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं V = T, और गैलुसेक लॉ के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं P = T। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपको तीनों के केस में याद रखना है। तीनों को जरा हम एक्सपेरिमेंटली देख लें। क्या आप नहीं समझ रहे कि अगर मैं गैस, मान लीजिए कोई पिस्टन कंपाइल्ड गैस है, मान लीजिए कोई पिस्टन कंपाइल्ड गैस है, एक ऐसी गैस है जिस पर पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन का मास और फ्रिक्शन 0 मान लीजिए, ये कोई गैस है। तो आप इतना इमेजिनेशन कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखूं और मैं इस पिस्टन को प्रेस कर दूं, यानी कि इस पर प्रेशर बढ़ा दूंगा, तो नेचुरल सी बात है ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिकल मेजरमेंट हो गई किसकी, बॉयस लॉ की। चार्ल्स लॉ में क्या करते हैं, ऐसा ही कोई गैस है, इसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट रखो, इसको गर्म करो नीचे से, अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड करेगी तो टेम्परेचर राइज होने से गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, राइज होगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं चार्ल्स लॉ को। और जहां तक गैलुसेक लॉ का सवाल है, सबको पता है अगर किसी क्लोज कंटेनर में कोई गैस फिल है और मैं हीट करूंगा, लेकिन मैं इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रख देता हूं, यानी कि यहाँ पे मैं कोई क्लिप लगा देता हूं, इस क्लिप के थ्रू ये कहीं मूव नहीं कर सकता, और नीचे से आप हीट कर रहे हो, क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के अंदर प्रेशर क्या होगा, राइज होगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकली भी कि बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसेक लॉ किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। जब हम ये तीन लॉज पढ़ लेते हैं, कौन कौन से, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, तब हम एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ते हैं,
वो भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है, उस लॉ को बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। उस लॉ का नाम है एवोगैड्रो लॉ। आइए यहीं इसको डिस्कस कर लेते हैं। उस लॉ का नाम है एवोगैड्रो लॉ। और एवोगैड्रो लॉ में कौन कौन से वेरिएबल्स आपको कांस्टेंट रखने हैं, आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, एवोगैड्रो लॉ। पॉइंट नंबर 5 इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, V proportional to N when P and T are constant। जब गैस का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शनल होता है। ये भी आप समझ सकते हैं, 1 मोल गैस डालोगे तो उसका वॉल्यूम मान लो V है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर। जैसे ही आपने गैस के 1 मोल को बढ़ा के 2 मोल कर दिया तो क्या उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी डबल हो जाएगा? नेचुरल सी बात है। आप लोग कहते हो एसटीपी कंडीशन पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। और अगर मैं आपसे पूछूं 2 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, आप बोलोगे 44.8 लीटर। मैं कहूंगा हाफ मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, आप बोलोगे 11.2 लीटर। यानी कि वॉल्यूम की जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो मोल्स के साथ होती है, या मोल्स की जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो वॉल्यूम के साथ में होती है। तो मैं कह सकता हूं V = K × N। तो जहां तक एवोगैड्रो लॉ का सवाल है, ये केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ माना जाता है। इसकी स्टेटमेंट को आप 2 तरह से सीख सकते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बोला इन्होंने बोला अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स्ड वॉल्यूम्स ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस मस्ट हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर 2 कंटेनर में गैसेस के अलग अलग कंटेनर हैं, उनमें प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, अगर मैं उन दोनों गैसेस के वॉल्यूम भी सेम कर दूंगा तो नेचुरल सी बात है उनमें मोल्स भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। और अगर उन दोनों कंटेनर्स में गैस के मोल्स भी सेम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है एवोगाड्रो की कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ताप व दाब की समान परिस्थितियों में 2 गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी क्या होती है? समान होती है। इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ, और ये भी बहुत ज्यादा आपके काम में आएगा। और एक स्टेटमेंट आप ये भी याद रख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अमाउंट, और वी कैन से इट्स नंबर ऑफ मोल्स। अगर ताप और दाब की समान परिस्थितियां ले ली जाएं तो गैसों के जो आयतन होते हैं वो उनकी मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को मिलाकर आपने बनाई थी इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब मैं ये 3 लॉज मिलाकर, कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, इन तीनों लॉज को मिलाकर मैं बनाने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ और एवोगाड्रो लॉ के बाद अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पे आ चुके हैं। दैट लॉ इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन, जो आपके 3 लॉज को क्लब करने से बनती है। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ और तीसरा लॉ है एवोगाड्रो लॉ। जिस तरह से बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को मिलाकर मैंने इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाई थी, उसी तरह से इन 3 लॉज को मिलाकर मैं बनाने वाला हूं आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि गैस की किसी भी कंडीशन में बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ यू आर सेइंग V proportional to 1/P, और वी कैन से P proportional to 1/P। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है आपके बॉयल्स लॉ की। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वी हैव लर्न्ड V proportional to T। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने सीखा V proportional to T, एंड अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ V proportional to N। अगर मैं तीनों को क्लब कर देता हूं तो V प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा TN, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी में थे, और P इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी में था। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है PV प्रोपोर्शनल टू NT। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाता हूं तो इस बार बाकी बारों की तरह पर कोई सिंपल सा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं लिखना, यहां पर एक वेल डिफाइंड कांस्टेंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस
कांस्टेंट डिनोटेड बाय आर, तो ये कांस्टेंट आएगा आर और हमारी इक्वेशन बन जाएगी, चाहे कह दो पीवी इक्वल टू आर एन टी, या इसकी ज्यादा जो रिनाउंड फॉर्म है वो है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें आर जो है दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग हैं। इस चैप्टर में गैसेस स्टेट में, क्योंकि प्रेशर जनरली एटीएम में लिया जाता है, वॉल्यूम जनरली लीटर में लिया जाता है और टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है, इसलिए आर की सबसे ज्यादा यूज जो वैल्यू आएगी वो इस चैप्टर के लिए आएगी 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। ये वैल्यू आपको इस चैप्टर में यूज करनी है, पर याद रखिएगा ये वैल्यू आप तभी यूज कर सकते हैं जब प्रेशर किसमें दे रखा हो गैस का, एटीएम में, वॉल्यूम किसमें दे रखा हो, लीटर्स में, और टेम्परेचर किसमें गिवन हो, केल्विन में। इसके अलावा भी आर की कई वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। आर की जो सीजीएस में वैल्यू होती है वो होती है 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग पर मोल केल्विन। इसी तरह से आर की वैल्यू जूल में भी होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। इस तरह से आर की अलग अलग वैल्यूज आपको वैसे तो आनी चाहिए। एक कैलोरी में भी इसकी वैल्यू होती है, आर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो वैसे तो आपको मैंने आर की 4 वैल्यूज बता दी हैं, लेकिन इस चैप्टर में आपको आर की वैल्यू जो यूज करनी है वो 0.0821 करनी है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1/12 के बराबर होती है। थोड़ा सा फर्क आता है इस वैल्यू में, कई बार न्यूमेरिकल्स में इजी कैलकुलेशन करने के लिए आर की वैल्यू 1/12 भी ली जा सकती है। पीवी इक्वल टू एनआरटी में मैंने बोल दिया तभी आर की वैल्यू ये वैलिड रहेगी जब प्रेशर की वैल्यू एटीएम में रहेगी और वॉल्यूम लीटर में और टेम्परेचर केल्विन में। अगर आपको अलग अलग यूनिट्स में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दे रखे हैं तो आर की इस वैल्यू को यूज करने के लिए आपको प्रेशर को जिस भी यूनिट में दे रखा है उसको एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम को किसी मर्जी यूनिट से लीटर में लाना पड़ेगा और टेम्परेचर को केल्विन में लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी आइडियल गैसिफिकेशन के रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इतनी चीजें आपको लॉज ऑफ गैसेस के अंदर पढ़नी है चैप्टर में। सबसे पहले बात की हमने बॉयल्स लॉ की, फिर हमने बात की चार्ल्स लॉ की, फिर इन दोनों को क्लब करके बनाया इक्वेशन ऑफ स्टेट, फिर हमने बात की गैलुसेक लॉ की, फिर हमने बात की एवोगैड्रो लॉ की, इन दोनों को क्लब करके बनाई आइडियल गैस इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाने का क्या तरीका बताया मैंने, गैस की अमाउंट चेंज नहीं होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में गैस को लेके जाओ इक्वेशन ऑफ स्टेट हमेशा लगेगी, 2 कंडीशन के अंदर। और आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, गैस की अमाउंट भी अगर कम ज्यादा हो जाती है तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने गैस की अमाउंट के वेरिएबल को भी शामिल कर लिया है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। अब कैसे मर्जी आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके बाद में अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स जो आपको चार्ल्स लॉ पर, गैलुसेक लॉ पर, इक्वेशन ऑफ स्टेट पर, एवोगैड्रो लॉ पर और आइडियल गैस इक्वेशन पर बताए जाएंगे। आइए देखते हैं किस तरह से न्यूमेरिकल्स को आपको सोल्व करना है।